हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने वाले साथियों को गुड इवनिंग। ये जो अपनी रिकॉर्डेड क्लासें हो रही है, ये क्लासें चाहे वो बीए एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या एसएससी जीडी हो, या आरएस हो, इन सभी के अंदर अपनी क्लासें हैं। उससे कोई तैयारी करने वाला भाई या साथी या कोई बहन है तो उसके लिए ये अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हीं के अंदर इन्हीं चीज़ों का परिचय पूछा जाता है, इन्हीं चीज़ों में से प्रश्न आते हैं। और आज हम भूगोल का जो पार्ट है, भौतिक भूगोल का, उसमें लेकर चलने वाले हैं सौर मंडल का सामान्य परिचय। कि सौर मंडल है वो किस प्रकार से बना हुआ है, सौर परिवार है वो किसे कहा जाता है, और सौर परिवार का जनक या पिता कौन है, उसे पिता या जनक क्यों कहा जाता है, और सौर मंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, यानी कौन कौन से ग्रहों को सौर मंडल में है वो शामिल किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ज्यादा समय व्यर्थ में न गवाते हुए। सौर मंडल का परिचय, यानी कि सौर मंडल है वो किसे कहा जाता है। तो सामान्य शब्दों में हमने सुना है कि सौर मंडल है वो समस्त एक ग्रहों का मंडल बना हुआ है, जिसके अंदर 8 ग्रह है, बौने ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, या उल्काएं हैं, या धूमकेतु, पुंछल तारे हैं। इन सभी के पूरे समूह को सौर मंडल कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। और उस सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। यानी सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सभी सदस्यों के रूप में, यानी ग्रहों को और उपग्रहों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। तो सौर मंडल का सामान्य परिचय क्या है कि यह एक विराट स्वरूप है। सौर मंडल एक क्या है, विराट स्वरूप है। यानी सौर मंडल एक सौर मंडल सौर मंडल है एक विराट स्वरूप है, एक विराट स्वरूप है। यानी सौर मंडल एक क्या है, विराट स्वरूप है, जिसमें अनेक बड़े बड़े जिसमें अनेक जिसमें अनेक अनेक बड़े बड़े अनेक बड़े बड़े अनेक बड़े बड़े पिंड शामिल है। अनेक बड़े बड़े पिंड शामिल है। यानी अनेक बड़े बड़े क्या है, पिंड शामिल है, जिसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है, शामिल है। जैसे, यानी इसमें क्या क्या शामिल है, देखो, जैसे पृथ्वी के सम्मान पृथ्वी के सम्मान सम्मान 8 ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह, उल्काएं उल्काएं व पूंछले तारे आदि आदि शामिल है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। जिसे सौर परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सौर परिवार कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, सौर परिवार कहा जाता है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है यह एक विराट स्वरूप है। विराट का मतलब क्या होता है, यह एक बहुत ही बड़ा स्वरूप है, एक विराट स्वरूप है, जिसमें अनेक बड़े बड़े पिंड शामिल है। क्या है, अनेक बड़े बड़े पिंड शामिल है। अनेक बड़े बड़े पिंड, जैसे कि पृथ्वी के समान 8 ग्रह। पृथ्वी के समान क्या है, 8 ग्रह, अनेक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं हैं, पुंछल तारे हैं,
आदि हमारे सौर मंडल के अंदर क्या है, शामिल है। इन सब को मिलाकर एक मंडल बनता है जिसे क्या कहा जाता है, सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। यानी इन सब का एक मंडल बनता है। क्या बनता है, एक मंडल बनता है और उसी मंडल को सौर मंडल यानी सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। इस सौर परिवार का जनक या पिता किसे कहा जाता है, भाई इस सौर परिवार का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो सौर परिवार का यानी सौर परिवार का अध्यक्ष या जनक यानी अध्यक्ष या जनक का क्या मतलब होता है, पिता, सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, यानी सूर्य को कहा जाता है। भाई सूर्य को इनका सौर परिवार का अध्यक्ष या जनक क्यों कहा जाता है, सूर्य को सौर परिवार का अध्यक्ष या जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य आकार में पूरे सौर मंडल से भी क्या है, बड़ा है। यानी सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि पूरे सौर मंडल से भी सूर्य का आकार है वो क्या है, बड़ा है। और बड़ा होने की वजह से, यानी सबसे बड़ा होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल का जनक या सौर मंडल का अध्यक्ष या सौर मंडल का पिता कहा जाता है। भाई हमें किसी ने पूछ लिया कि भाई सौर मंडल का जनक सूर्य को ही क्यों कहते हैं, भाई पृथ्वी को क्यों नहीं कहते, या मंगल को क्यों नहीं कहते, या चंद्रमा को क्यों नहीं कहते, क्योंकि पूरे सौर परिवार से सूर्य आकार में क्या है, बड़ा है। और सूर्य आकार में बड़ा होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसका जनक या पिता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्योंकि यानी क्योंकि यह पूरे सौर परिवार से आकार में क्या है, आकार में बड़ा है। यानी हमारा जो पूरा सौर परिवार है, इस पूरे सौर परिवार से ये आकार में क्या है, बड़ा है। जैसे कि मान लो कि भाई ये देख लो कि ये तो है सूर्य और इसके सामने ये है बाकी सारे ग्रह और उपग्रह, यानी इतने छोटे छोटे, यानी इनसे सूर्य कई गुना क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। यानी सूर्य का आकार तो ऐसे समझो कि इतना बड़ा है और बाकी ग्रहों का आकार है वो देखो इतना छोटा है। तो इतना छोटे होने की वजह से और सूर्य का आकार बड़ा होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, सौर मंडल का जनक या सौर मंडल का पिता के नाम से इसे जाना जाता है। भाई तभी तो जाना जाता है, नहीं तो इसको सौर मंडल का पिता या जनक कौन कहता, क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये आकार में सबसे बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से ये पूरे सौर मंडल का क्या बना हुआ है, जनक बना हुआ है। तो क्या याद हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। सौर मंडल एक विराट स्वरूप है जिसमें अनेक बड़े बड़े पिंड शामिल है, जैसे कि पृथ्वी के समान 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुंछल तारे आदि इसमें शामिल है। और इनसे बना पूरा एक क्या है, सौर परिवार है। सौर परिवार का अध्यक्ष या जनक किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सूर्य को, क्योंकि यह पूरे सौर परिवार से आकार में क्या है, बड़ा है। पूरे सौर परिवार में आकार के अंदर ये क्या है, बड़ा है। तभी तो इसको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, नहीं तो इसको पिता या जनक है वो कौन कहता। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे है इसमें कि हमारा जो सौर मंडल के अंदर पाए जाने वाला जो सूर्य है, सूर्य से यदि हमें दूरी के आधार पर बात करें तो पूरे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, इस पूरे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। टोटल सौर मंडल में 8 ग्रह है। कितना है भाई, 8 ग्रह। तो सर ये जो अभी हमने पढ़ा कि भाई सौर मंडल का जो पिता है कौन है, पिता तो सूर्य है। कौन है, सूर्य।
किसका पिता है भाई? सौर मंडल का पिता है। अरे इसको पिता कहने का रीजन अभी आपके समझ में आ जाएगा कि इसको पिता क्यों कहा जाता है। क्योंकि सौर मंडल के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कोई है, पावरफुल है, तो वो कौन है? सूर्य है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सूर्य है। आपने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी हम सूर्य के परिचय के आधार पे चलते हैं कि भाई सूर्य क्या है। तो देखो सूर्य, बात यदि सूर्य की जाए, सूर्य, तो आप सूर्य की बात करें तो सूर्य में देखो सूर्य है, सूर्य, सूर्य तथा पृथ्वी के, सूर्य तथा पृथ्वी के, पृथ्वी के मध्य दूरी, मध्य दूरी। भाई सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? कि मान लो कि भाई ये तो क्या है, यहां पर है, ये तो बना है सूर्य, ठीक है, और ये क्या है, ये यहां पर है पृथ्वी, ये यहां पर क्या है? पृथ्वी है। ये तो है सूर्य और ये क्या है? पृथ्वी। अब इनके मध्य की दूरी कितनी है? मतलब इससे इस तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो इससे इनके मध्य की दूरी है 14,96,70,000 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 14,96,70,000 किलोमीटर की दूरी है। किसके बीच की दूरी है? कि सर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। किससे दूरी है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। वो कितनी है? 14,96,70,000 किलोमीटर। इसको कई जगह, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको सभी जगह यही मिले, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इन्हें शॉर्ट में केवल 149 मिलियन किलोमीटर, क्या कहा जाता है? 149 मिलियन किलोमीटर। भाई शॉर्ट में यदि हम बात करें कि हमारे बीच की दूरी कितनी है, तो 149 मिलियन किलोमीटर है। और अगर हम इसकी फुल पता करें कि भाई इसके मध्य की दूरी कितनी है, तो मध्य की दूरी है वो 14,96,70,000 किलोमीटर है। अब देखो सूर्य की पावर, भाई इतनी दूरी होने के बावजूद भी, पावर देखो, इसको पिता क्यों कहा जाता है आपको अभी पता चलेगा। इन आपा पिता कहने को रीजन का ये कि इतनी 14,96,70,000 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में मात्र 8.5 मिनट लेता है। कितना समय लेता है? 8.5 मिनट, यानी 8 मिनट और 30 सेकंड लेता है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पे, पृथ्वी पर पहुंचने में, क्या करने में? पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड लेता है। क्या करता है? 8 मिनट और 30 सेकंड लेता है। मतलब है कि यहां से प्रकाश यहां आने में समय कितना लेगा? 8 मिनट और 30 सेकंड। 8 मिनट और 30 सेकंड में सूर्य को प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। कहां पहुंच जाता है? पृथ्वी पर पहुंच जाता है। यानी इसकी पावर देखो इतनी है कि इसका प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। इतना प्रकाश इसका पृथ्वी पर पहुंचने में रीजन क्या है? मतलब इसका प्रकाश इतना तेज क्यों पहुंचता है? भाई इसका जो प्रकाश है वो इतना तेज क्यों पहुंचता है? इतना तेज पहुंचने का कारण क्या है? भाई इसको के कारण है जब हम सूर्य को प्रकाश है जो अपने पृथ्वी पर है इतो तेज पहुंचे, इतना तेज पहुंचने को रीजन क्या है? क्योंकि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के केंद्र में, किसके केंद्र में? सूर्य के केंद्र में तापमान कितना रहता है? तो सूर्य के यदि हम केंद्र की बात करें तो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कितना रहता है रे? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है वो सूर्य के केंद्र में रहता है। अब सोचो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है जो को सूर्य के केंद्र में रहे, यानी सूर्य में इतना ज्यादा तापमान है जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में आग का गोला कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं? आग का गोला। भाई सूर्य नापक है किस कहा? आग का गोला। यानी एक ये है सूर्य, एक क्या है? आग का गोला है। अरे आग का गोला तो अपने आप ही इसके केंद्र में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। हाँ, इसके केंद्र में तापमान कितना रहता है? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। अरे केंद्र में छोड़ो, ये जो इसके किनारे है ना, जो बाहरी यानी सूर्य के जो बाहरी किनारे हैं, कौन से किनारे? ये यानी सूर्य का जो बाहरी किनारे है, इन बाहरी किनारों में सूर्य का तापमान कितना रहता है पता है? इस बाहरी किनारों में सूर्य पर तापमान रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस से 11000 फारेनहाइट। लो, सूर्य की ये जो बाहरी किनारे है सतह के, किसके? सतह के बाहरी किनारे हैं, उन किनारों का तापमान रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस से 11000 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट क्या होता है सर? अरे फारेनहाइट होता है तापमान का मापक। क्या होता है? तापमान का मापक। इसको क्या कहते हैं? तापमान का मापक। यानी ये क्या है? तापमान का मापक है, फारेनहाइट। अभी यदि आपको कहीं पूछा जाता है कि फारेनहाइट क्या होता है, तो फारेनहाइट का मतलब होता है तापमान का मापक। यानी फारेनहाइट है जो तापमान के मापक लिखे हुए। तो सूर्य का जगह बाहरी किनारा है ना, तो टाबरो साथियों, ये जो बाहरी किनारों का तापमान 6000 से 11000 फारेनहाइट रहता है। मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस 11000 फारेनहाइट तक इसका तापमान रहता है। भाई इतना तापमान रहने का कारण क्या है इसमें? भाई इतना तापमान अपने पृथ्वी पर तो नहीं है, सॉरी, तो तापमान पृथ्वी पर तो कौन नहीं, लेकिन सूर्य पर इतना तापमान होने को कारण क्या है? अरे सूर्य पर इतना तापमान होने का कारण है सबसे बड़ा हाइड्रोजन और हीलियम। यानी इन पर तापमान इतना ज्यादा होने का प्रमुख जो कारण है, यानी प्रमुख जो रीजन है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। यदि हाइड्रोजन और हीलियम इतनी सूर्य में नहीं होती, तो हो सकता है कि सूर्य का तापमान है वो इतना नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है वो एक ऐसी गैसें हैं जिनमें तापमान है वो सबसे ज्यादा रहता है। अरे भी हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, देखो सूर्य में कौन कौन सी गैसें है? सूर्य में प्रमुख रूप से क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन। सूर्य में यानी कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? देखो, एक तो सूर्य में पाई जावे हाइड्रोजन। कहीं पाई जावे रे? हाइड्रोजन। एक सूर्य में क्या पाई जाती है? कि सर एक तो सूर्य में हीलियम पाई जाती है, दूसरी क्या पाई जाती है? हीलियम। तीसरी गैस सूर्य में क्या पाई जाती है रे? ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। यानी तीसरा है वो सूर्य में क्या है? ऑक्सीजन। चौथा सूर्य में क्या है रे? कि सर चौथा तो सूर्य में कार्बन है। क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है। अब सर ये तो मान लिया कि भाई सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन पाई जाती है, यानी H2O, HO2 और CO2। क्या पाई जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। अब मान लो कि ये जो पाई जाती है ये कितने कितने प्रतिशत पाई जाती है? सबसे ज्यादा सूर्य में पाई जाती है वो हाइड्रोजन है, 73.46%। कितने हैं? 73.46%। 73.46% है वो सूर्य में क्या पाई जाती है? 73.46% सूर्य में कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कौन सी गैस की? हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो हीलियम कितनी पाई जाती है? 24.85%। कितनी पाई जाती है? 24.85%। तो भाई अगली कितनी होगी? ऑक्सीजन कितना है? 0.77%। ऑक्सीजन कितनी पाई जावे रे?
कि सर ऑक्सीजन तो 0.77% पाई जावे। कितनी पाई जावे रे कि 0.77% ऑक्सीजन है वो पाई जाती है। तो भाई कार्बन कितनी पाई जावे, कार्बन पाई जावे सर 0.29%। कितनी पाई जावे 0.29% है वो पाई जाती है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कितनी है भाई, इसमें हाइड्रोजन है 73.46%। कितनी है 73.46। और हीलियम कितनी है, हीलियम है इसमें 24.85%। क्या है 24.85%। अरे ये इसकी वजह से चमकता है, इसमें इतना तापमान किसकी वजह से है, इसी की वजह से है। यदि इसके अंदर ये हाइड्रोजन और ये हीलियम नहीं होती तो इसमें इतना तापमान नहीं होता। यानी इतना तापमान होने का प्रमुख जो कारण है वो कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि सूर्य के अंदर अगर नहीं होती तो इसके अंदर है वो कभी भी इतना तापमान है वो नहीं होता। कभी भी इसके अंदर है वो इतना तापमान है वो नहीं हो सकता था। भाई इतना तापमान है वो सर, जो तापमान है इसमें तो इतना तापमान है कि ये पृथ्वी को भी क्या कर देता है, पृथ्वी को भी ये गर्म कर देता है। तो यानी इस हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ये हमारी पूरी पृथ्वी को गर्म करके रख देता है, क्योंकि इसके तापमान में इतना ज्यादा पावर रहता है कि ये पृथ्वी पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। यानी इस सूर्य के अंदर वायु दाब कितना रहता है, यदि हम सूर्य में वायु दाब की बात करें तो प्रति 1 सेंटीमीटर 8 करोड़ टन वायु दाब रहता है। यानी आप अगर सूर्य के वायु दाब की बात करा नहीं कि भाई सूर्य में वायु दाब, सूर्य में वायु दाब कितना है, सूर्य में वायु दाब, तो सूर्य में वायु दाब प्रति सेंटीमीटर, प्रति 1 सेंटीमीटर, क्या प्रति 1 सेंटीमीटर है 8 करोड़ टन। कितना रहे 8 करोड़ टन रहता है। यानी सूर्य में यदि हम वायु दाब की बात करें तो वायु दाब है वो सूर्य के अंदर प्रति 1 सेंटीमीटर में 8 करोड़ टन वायु दाब रहे। कि तो वायु दाब रहे सूर्य में प्रति 1 सेंटीमीटर में 8 करोड़ टन वायु दाब है जो को सूर्यनुमा है। तो इतना वायु दाब होने की वजह से ही ये यहाँ पर इतनी ज्यादा चमक, इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा ताप है वो सूर्य के अंदर रहता है। तो चलो हम आगे चलते हैं। यार समझ में आ गया भाई, याद हो जाएगा सर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 14,96,70,000 किलोमीटर है। इसको शॉर्ट में बोले तो 149 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के ये बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 8.5 मिनट लेता है। यानी 8.30 मिनट लेता है। कितने लेता है 8.30 मिनट लेता है। सूर्य एक क्या है, आग का गोला है। क्या है, आग का गोला। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी किनारों का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस से 11000 फारेनहाइट। कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस और 11000 डिग्री 11000 फारेनहाइट। सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है 73 यानी 73.6, और हीलियम भी तो है, तो हीलियम 24.85% है। ऑक्सीजन कितना है तो 0.77% है, और कार्बन कितना है तो 0.29% है। यानी ये सूर्य का एक सामान्य है कि भाई सूर्य के अंदर सामान्य क्या क्या पाया जाता है। तो चलो आगे देखते हैं सूर्य में और क्या क्या है, और यह है किस प्रकार से क्या क्या प्रतिक्रियाएं करता है, देखते हैं। हाँ तो देखते हैं आगे। और सूर्य, सूर्य की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि पूरी जानकारी होगी
तभी आप कुछ कर पाओगे। कि मान लो कि ये तो है सूर्य, क्या है, सूर्य, और ये है हमारी सूर्य के सामने पृथ्वी। ये क्या है, सूर्य के सामने पृथ्वी है, ये पृथ्वी। अब सूर्य का जो तापमान है, ये कौन सी रेखा है भाई, देखो ये सूर्य और ये सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा है, ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कितने डिग्री पर है, तो ये 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। नीचे कौन सी रेखा है, मकर। कौन सी रेखा है, मकर। ये कितनी है, 23.5 डिग्री। कितने हैं, 23.5 डिग्री। अब देखो कि भाई यदि ये है सूर्य, अब सूर्य का जो तापमान है, जो 8.5 मिनट में, यानी सूर्य की जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इस दूरी को जब ये 8.5 मिनट में तय करता है, तो इसका प्रकाश है वो पड़ता कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक इसका प्रकाश पड़ता है, और इसके प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी, क्यों भाई, देखो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के ऐसे अंडाकार स्थिति में क्या करती है, घूर्णन और परिक्रमण, अपनी जगह घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी कितनी गतियां कर रही है, पृथ्वी 2 गति, पृथ्वी की पृथ्वी की गतियां, क्या है, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, 2। एक तो करती है घूर्णन, क्या करती है, घूर्णन। और दूसरी कौन सी करती है, परिक्रमण, क्या करती है, परिक्रमण। यानी एक तो पृथ्वी जैसे कि भाई मैं ऐसे घूम गया, ये तो क्या हो गई, घूर्णन गति हो गई। एक जैसे मैं किसी वस्तु के चारों ओर ऐसे घूमता हूं, मान लो ये हाथ है और ये इसके चारों ओर ऐसे घुमा, ये क्या कहलाएगी, परिक्रमा कहलाएगी। यानी हम जैसे मंदिर में करते हैं, भाई मंदिर में हम जाते हैं तो उसके जब चारों ओर घूमते हैं तो क्या कहते हैं, परिक्रमा लगा दो, क्या कहते हैं, परिक्रमा लगाना। एक किसी वस्तु को ऐसे ये जैसे मारकर जगह ही घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, घूर्णन। तो एक तो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, किस पर है, अपने अक्ष पर, अक्ष पर अपनी जगह ही घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन। जिसमें 24 घंटा लगता है, कितना लगता है, 24 घंटा। यानी इसको एक अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लग रहा है। यानी जो घूर्णन गति है, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना लग रहा है, 24 घंटे। कितना समय लग रहा है भाई, 24 घंटे लग रहा है। 24 घंटों में क्या होता है, 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात होती है। यानी जिसे एक रात और एक दिन के नाम से जाना जाता है। एक पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में पृथ्वी को कितना समय लगता है भाई, एक परिक्रमा पृथ्वी को करने में 365 से 1/4 दिन लगता है। कितना लगता है, एक परिक्रमा पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर है, इसके चारों ओर घूमने में पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 365 से 1/4 दिन। आप ये भी कह सका 365 दिन और 6 घंटा, कह सका 365 दिन और 6 घंटा भी कह सका, और 365 से 1/4 दिन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी जो परिक्रमा होती है प्रति चौथे वर्ष, कौन से वर्ष है, प्रति चौथे वर्ष है, एक वर्ष में, एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लीप ईयर्स। क्या कहा जाता है, उसे लीप ईयर्स के नाम से जाना जाता है। यानी उस साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, इसलिए उसको लीप ईयर्स के नाम से जाना जाता है।
अब देखो कि जब पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी और सूर्य के सामने पृथ्वी की स्थितियां चेंज होती है। पृथ्वी की स्थिति है जो सूर्य के सामने कहीं हुए चेंज हुए। सूर्य का सीधा प्रकाश है वो हमेशा किस पर पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। किस में पड़ता है? अरे भाई इस कर्क रेखा से इस मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है। क्या पड़ता है? लंबवत। यानी सूर्य को प्रकाश है जो लंबवत है आपने कौन से क्षेत्र में पड़े रहे? भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जिसे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। किसके बीच में? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। कितने अक्षांशों पर पड़ता है? तो 46 अक्षांशों पर पड़ता है। कितने अक्षांशों पर है? 46 अक्षांशों, यानी 46। अब एक जगह 46 अक्षांश है, इनमें जब सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर टेम्परेचर है वो उच्च रहता है। तो यानी चाहे उत्तरीय गोलार्ध में जाए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाए, इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। भाई उष्ण कटिबंध क्यों कहते? उफ गर्मी। क्या कहते हैं? उफ गर्मी। तो गर्मी की वजह से इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है, तापमान है वो हमेशा उच्च रहता है। तो उच्च रहने की वजह से इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जबकि इसमें एक लॉजिक ये रहता है कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यहां पर विश्व का सबसे संघन वन पाया जाता है। किसका वन पाया जाता है? सबसे संघन वन पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि विश्व का संघन वन। कौन सा वन रहे? संघन वन। हाँ, संघन वन है वो कहां पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास में। संघन वन है वो भूमध्य रेखा के पास में पाया जाता है, सदाबहार। इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन, यानी विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन। और ई वन के मां एक जनजाति रेवे जकी को नाम है पिग्मी। का नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति है जकी ई सदाबहार वन में रेवे। कौन से वन में रहते हैं? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है पिग्मी जनजाति है, वो यहाँ पर है निवास करती है, जो आज भी आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करती है। आज भी क्या करती है? आदिम तरीके से अपना जीवन व्यापन करती है। भाई आज भी वो पुराने तरीके से रहते हैं। तो इससे ऊपर का ये जो कटिबंध होता है इसको कहते हैं शीतोष्ण। कहीं के वही ने शीतोष्ण, और इसको क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कभी तो इसका झुकाव है 23.5 डिग्री झुकाव सूर्य के सामने आता है। सामने आता है तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा किस पर गिरता है? कर्क रेखा पर। किस पर गिरता है रे? कर्क रेखा पर। कब गिरता है? जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य के सामने आता है, तब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। जब झुकाव सूर्य से विपरीत दिशा में चला जाता है तो सूर्य का प्रकाश है वो किस पर पड़ता है? मकर रेखा पर पड़ता है, यानी मकर रेखा की तरफ चमकता है। तो मकर रेखा की तरफ जिस समय सूर्य चमकता है ना, उस समय अपने उत्तरीय गोलार्ध में सर्दी रहती है। क्या रहती है? सर्दी रहती है। और जिस समय पृथ्वी के सामने झुकाव होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? सर्दी रहती है। और उत्तरीय गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मी रहती है। तो आगे देखो इसमें क्या है। हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को किस प्रकार से बांटा गया है? यानी पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है यानी सूर्य के गतियों के आधार पे, सूर्य से दूरी के आधार पे, सूर्य से किस प्रकार से ये घूमती है और कौन कौन से सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह है, इनके आधार पर यदि हम बात करें तो सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो अपनी पृथ्वी है वो 3 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 3 नंबर पर। यानी पृथ्वी है जो कि तीसरे नंबर पर आता है। और पृथ्वी से जस्ट आगे कौन आता है? मंगल आता है।
कौन आता है रे? भाई मंगल आता है। कौन आता है? तो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से जस्ट आगे आता है। अब देखो भाई बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, हाँ बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अक्षांशों के आधार पर 180 तो पृथ्वी पर कहीं है अक्षांश है, और 360 पृथ्वी पर क्या है देशांतर है। कितने देशांतर है? 360 देशांतर। अक्षांश है ये तो क्या करते हैं? स्थिति दर्शाते हैं। भाई क्या करते हैं रे? कि सर स्थिति दर्शाते हैं। देशांतर क्या करता है? ये करता है समय की गणना। क्या करता है? समय की गणना। देशांतर तो आपने पृथ्वी पर समय की गणना वास्तव है, और काल्पनिक, ये दोनों ही काल्पनिक है। दोनों ही क्या है? काल्पनिक है। अक्षांश है वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। कैसे खींचे गए हैं भाई? पूर्व से पश्चिम दिशा पर पृथ्वी पर, यानी कि मान लो कि यह पृथ्वी है, तो ये जो खींचे गए हैं वो क्या है? ये जो खींचे गए हैं ये क्या कहलाएंगे? अक्षांश। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, और ये हमारी पृथ्वी पर कितने होते हैं? 180 होते हैं। देशांतर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। किस तरफ खींचे जाते हैं? उत्तर से दक्षिण। यानी ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं खींची जाती है, ये रेखाएं क्या, कौन सी रेखाएं होती है? ये होती है देशांतर। देशांतर पृथ्वी पर कितना है? 360, और अक्षांश कितना है? 180। देशांतर तो, अक्षांश तो क्या करते हैं? स्थिति की गणना करते हैं। जैसे भारत का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश, और देशांतर का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देशांतरों में, यानी ये तो एग्जिट लोकेशन बताता है, एग्जिट लोकेशन की देश है वो कितने अक्षांशों के बीच में बसा हुआ है, और ये उसमें एग्जिट समय की गणना करने के काम में आता है। एक देशांतर से, यानी एक देशांतर से यदि हम दूसरे देशांतर की बात करें, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, और इस दूरी को पृथ्वी 4 मिनट में तय कर देती है। कितने मिनट में कर देती है? 4 मिनट में। यानी एक देशांतर दूसरे देशांतर पृथ्वी घूमना कितो समय लेवे? 4 मिनट लेवे। कितो समय लेवे रे? कि सर 4 मिनट लेती है। कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमेगी? 15 देशांतर घूमेगी। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतरों पर घूमती है, और ऐसे कुल मिलाकर 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 24 घंटे है वो लग जाएंगे। तो इसी से, यानी हमने पढ़ा कि भाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी, हाँ एक रह गया चंद्रमा की दूरी। भाई पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी यदि हम बात करें, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है रे? भाई चंद्रमा की दूरी है, चंद्रमा, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर है। यदि अपन सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करा, तो सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। सूर्य में, यानी सूर्य में यदि हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करें, गुरुत्वाकर्षण है शक्ति, तो गुरुत्वाकर्षण यदि शक्ति की बात करें तो पृथ्वी से कितने गुना है? पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। पृथ्वी से 28 गुना है वो सूर्य के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा है। भाई आप अगर है सूर्य और एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करें, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, देखो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति।
आपा यदि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात कराने, तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो शक्ति पृथ्वी से कितनी अधिक है? पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 28 गुना। भाई सूर्य की वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसकी पृथ्वी में 28 गुना ज्यादा क्यों है? 28 गुना ज्यादा क्यों है? इतनी ज्यादा होने का कारण क्या है? तो हमने पढ़ा था कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है वो सबसे ज्यादा है, जबकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम है वो क्या है? कम है। और दूसरा एक कारण है कि भाई सूर्य का यदि हम व्यास की बात करें, सूर्य का व्यास कितना है? तो देखो सूर्य का व्यास है वो 13,48,446 किलोमीटर है। कितना है? 13,48,446 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी का व्यास कितना है रे? पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास है 12,735 किलोमीटर। कितना है? 12,735 किलोमीटर। आइयो सर, पृथ्वी को तो इतो की है, सूर्य को तो इतो है, ऊपर ऊपर कोई बराबर को नहीं हुए, तो 13 लाख गुना तो बड़ी सीधी दिखी। यानी सूर्य पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 100 गुना। सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है भाई? पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 100 गुना। यानी अगर 100 पृथ्वी आप बराबर रखा, जन हजार एक सूर्य को आकार बनाए। क्या को आकार बने? एक सूर्य को आकार कद बने? जब 100 पृथ्वियां रख दिया, ये मान के चलो कि भाई ओ है जो सूर्य एक मुंडा का कहीं है पृथ्वी है, ओ सूर्य एक मुंडा का कहीं है पृथ्वी है। इतना आकार में सूर्य पृथ्वी से क्या है? बड़ा है। अरे बड़ा है तभी तो इसका प्रकाश इतना ज्यादा है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है, तभी तो पृथ्वी पर पड़े पानी को ये अपनी ओर खींच लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। भाई पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का कारण है वो दो है। ज्वार भाटा का कारण, ज्वार भाटा का कारण कहीं है, एक तो है सूर्य। कौन है? सूर्य। और दूसरा है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी पर क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा। अरे इतनी दूरी से होते हुए भी सूर्य पृथ्वी पर अपना गुरुत्वीय बल यानी जमानीय बल उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर खींचता है और नीचे पड़ता है। तो उसको हम जवार और भाटा के नाम से जानते हैं। अरे भाई वो तो अपने आप ही हुए कि इसका व्यास इतना बड़ा है और इसका व्यास है वो इतना सा है, तब तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचेगा ही, और खींचेगा तो इस पर जवार भाटा आता है। तो सभी को नमस्कार, लास्ट गुड नाइट सभी को, और जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखना प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, और अपने ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। समय के आधार पर आपको रोज ऐसी क्लासें मिलेगी जिसमें आपको भूगोल का पूरा सामान्य परिचय और भूगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए क्लासें लगेगी। निरंतर क्लासें आपको रोज क्लासें में चलाता रहूंगा। आप सबका सहयोग ही मेरा ऐसे समझो कर्तव्य है, आपका सहयोग मिलेगा तभी मैं अपने, मेरे अंदर एक हौसला रहेगा, मेरे अंदर एक जुनून रहेगा। तो आपका सहयोग ही मेरा जुनून है, आपका सहयोग ही मेरा लक्ष्य है। यदि इन यहाँ से पढ़कर कोई कुछ लगता है, कुछ 1% भी यदि याद करता है और कंपटीशन में करता है, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। तो जय हिंद, जय भारत।